हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ आई गिव यू द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑल्सो या यूनिट्स जो कि आप अगर प्रिपेयर करेंगे अच्छे से तो आपके जो चांस हैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के वो बढ़ जाएंगे। I'll also let you know about the paper pattern and how you can score good marks in this particular subject। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ you'll be able to get those points। और MCO 1 की जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। MCO 1 के बहुत सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो उन टॉपिक्स की वीडियोस को आप देखें। अपना अगर टाइम है आपके पास तो लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स को होती है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते और प्रैक्टिस ना होने की वजह से बहुत से बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो प्लीज़ अपना राइटिंग प्रैक्टिस बनाए रखिए जिससे आपके हैंड राइटिंग में क्लैरिटी रहे, प्लस आपका पेपर छूटे नहीं, आप सारे आंसर्स सही नंबर ऑफ पेजेस फिल कर कर लिख सकें। ठीक है, तो ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर टाइम है तो लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एक क्वेश्चन ही करें बट कीजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे लिखने की, क्योंकि आजकल हमने लिखना बहुत कम कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब करते होंगे तो उनके साथ यही प्रॉब्लम है। तो आप लिखकर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हैंड राइटिंग की क्लैरिटी बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके जो हाथ हैं उनकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब लिखना छोड़ देते हैं और एक साथ जब पेपर में बहुत लिखना पड़ता है तो उनसे लिखा नहीं जाता, हाथ में दर्द हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं गाइज, और जैसा कि मैंने आपको बताया तो प्लीज़ अपना जो चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा, आपको इम्पॉर्टेंट कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा हमारा पर्पस है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना, 70% विल कीप मिनिमम। और आप अपने आप को खुद को हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे बाय लर्निंग आर टॉपिक्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये MCO 1 की। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम MCO 1 के एग्ज़ाम पैटर्न एनालिसिस के साथ में। और गाइज, एक रिक्वेस्ट और रहेगी, जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिनको अभी डाउट है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, उनको प्लीज़ एक बार ये वीडियो दे दीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं आपको 8 मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने मैंडेट होते हैं। हर एक क्वेश्चन होगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। बहुत ही सिंपल है, चॉइस आपके पास होगी। समवेयर अराउंड 3 क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं आउट ऑफ 8, और 5 मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स इसमें आपके 40 हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स का पेपर है, पासिंग के लिए आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। सो गाइज, नाउ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप गिवन यू अ लिस्ट ऑफ टोटल 15 चैप्टर्स। पूरी बुक में 20 चैप्टर्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपने तो पूरी की पूरी ही बुक दे दी है। तो गाइज, उसमें भी आपको मैं बता दूं तो स्टार्टिंग की जो ये ग्रीन में हाईलाइटेड यूनिट्स हैं इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा जिनके पास टाइम है। और देखिए, इग्नू के जो पेपर्स हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कभी भी किसी भी चैप्टर को प्रायोरिटी पर रखकर सबसे ज़्यादा उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए अभी काफ़ी टाइम है। आई एम गिविंग यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लिस्ट जिनको आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी। अब इन आपको दो तरीके से प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, या तो आप पूरे का पूरा यूनिट्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन्ड है इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अपना एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। नहीं तो आगे जाके वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं इन पर्टिकुलर यूनिट्स के, आप उन पर फोकस कर सकते हैं और अपनी जो स्टडीज़ है उसको और कट डाउन कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आगे बोलूँगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, देखिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट होगी आगे जो हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब यही नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी पूछ ले जाएंगे। तो आपको टॉपिक पर फोकस करना है। आई लेट यू नो कि किस तरीके से आपको टॉपिक पर फोकस करना है, तो वो आगे जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो
हमारे लिए कौन कौन सी यूनिट है, देखिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, यानी कि ये 5 यूनिट तो स्टार्टिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे रखिएगा, जिसमें आपके देखिए फर्स्ट यूनिट इज़ वेरी बेसिक, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ये थोड़ा सा नया होगा आप सभी के लिए। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस में, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यूनिट नंबर 11 है आपका जॉब डिज़ाइन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, पावर एंड पॉलिटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, और पर्सनालिटी एंड इमोशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपकी ये 12 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएं, वंस यू आर डन विद दीज 12 चैप्टर्स, तो आप ये 3 एक्स्ट्रा मैंने और चैप्टर्स दे रखे हैं आपको बेसिक लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये चैप्टर्स, जिसमें आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ये आपका इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले गाइस उन पर थोड़ा सा फोकस दीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो प्लीज़ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप उनको पढ़ लीजिएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा गाइस, चांसेस हैं कि आपको 80 to 100% पेपर उन्हीं में से मिल जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि टीचर किस तरीके का एग्ज़ाम पेपर सेट करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि चेक करना कि स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी बुक अच्छे से रीड करी है, तो सभी चैप्टर्स में से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर मूड नहीं हुआ तो कोई 2-3 चैप्टर पकड़ेंगे और उसमें से ही सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी इग्नू में, बट आजकल पेपर थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है। दे आर आस्किंग नाउ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिनके लिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट की होना ज़रूरी है। सो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कशन यहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस, जो कि 10 मार्क्स के आपके आते हैं। एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपके 4 शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उनमें से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रहा हूँ जिनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा है रोल ऑफ मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का क्या रोल होता है, यूनिट नंबर 1। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, यूनिट नंबर 2। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, यूनिट नंबर 2। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब ये देखिए सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यूनिट नंबर 3। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंपॉर्टेंट। नीड फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट most important. Learning and performance again most important. Strategies for change of behavior important. Okay, now let's talk about the next question we have, theory of attribution important, unit number 6. ठीक है, designing value based organization, this is most important. Models of man important. Okay, unit number 8. Determinants of personality, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, यूनिट नंबर 8। मैनेजरियल अप्रोचेस टू मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, यूनिट नंबर 10। मेजरमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, यूनिट 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रुप कोहेसिवनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉब री इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। ग्रेप वाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव लीडर, यूनिट नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करूंगा कल्चर पर्सन कंपैटिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 17। इसके अलावा डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यूनिट नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यूनिट नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लास्ट वाला भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है, अपना बेसिक, अगर आप चैप्टर वाइज नहीं जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो आप इन क्वेश्चंस को, शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको चैप्टर वाइज पढ़ना अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट्स
इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, और आगे मैं आपको यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट नंबर 1 के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है, जब भी आप अपना स्टडी करेंगे तो आपको टॉपिक पिक करना है कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि आपको पूरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है और आपको बताना है कि जो अलग अलग लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के उस पर कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। इस पर ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइडेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं, आप एज अ मैनेजर कौन कौन से रोल परफॉर्म करते हैं वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है रोल ऑफ अ मैनेजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ वुड यू प्ले दीज रोल्स इन एनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से आप अपने एज अ मैनेजर रोल को प्ले करेंगे जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाए। ठीक है, important है ये। Now, do you think that rapid changes in economic environment have created impact on a modern organization? Discuss these changes and explain the salient features of modern organization। ये most important में लिख लीजिएगा, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं उससे आजकल की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं उनमें, तो इन चेंजेस के बारे में आपको बताना है और साथ ही साथ फीचर्स बताने हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के। ओके एंड गाइस, जैसे मैंने बोला टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मैं वहीं पर प्रोवाइड करूंगा, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल, जितना हो सकेगा उतनी आपको मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड करूंगा। नाउ यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इसमें भी आपके देख लीजिए मैंने 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और कोई भी 2 क्लासिकल थ्योरी के बारे में आप बताइए। इस पर मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, देख लीजिएगा। कई सारे वीडियो मिल जाएंगे यूनिट 2 के आपको। नाउ नियो क्लासिकल थ्योरी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर कंपैरिजन पूछा है कि न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या इम्प्रूव्ड वर्जन है क्लासिकल थ्योरी का, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द कंटिन्यूटी एंड सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज, डिस्कस एंड हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना है, और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, एनहेंस करते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन है नीचे वाला देखिए मैचिंग है, इस तरीके से बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। डिस्कस विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। पुराना पहला पार्ट जो है वो तो बहुत ईजी है, मैच कर रहा है यहाँ पे जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया। अब यहाँ पर जो न्यू चीज़ आपको पढ़नी है दैट इज डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ यूनिट नंबर 4, जैसा कि आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 1, गोल्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, या क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सूटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सुपर इंपॉर्टेंट आप उसको बोलिए कि इंडिविजुअल स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन पार्ट में भी डिवाइड हो जाते हैं कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं 10 मार्क्स में कि स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो यू हैव टू रीड एवरी पॉइंट थॉरली।
इसके बाद आता है ट्रेडिशनल एंड न्यू अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो बहुत ही बेसिक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर पूछा जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं इस आंसर को, अगर आपने ये पहले और दूसरे को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। यूनिट नंबर 5, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इस पर मैं आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग कौन कौन सी प्रोवाइडेड की गई हैं एंड हाउ डू दीज थ्योरीज फैसिलिटेट लर्निंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। व्हाट आर द चेंजेस विच द मैनेजर्स एक्सपीरियंस इन द कॉग्निटिव एरियाज as a result of the learning, also critically examine the various theories of learning। तो जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेंगे, बात वही आ जाती है। ठीक है, नाउ यूनिट नंबर 8, पर्सनालिटी एंड इमोशंस। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी है, कुछ लोग इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ कम होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको आप ये पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो एडगर शीन द्वारा एक मॉडल प्रोवाइडेड है जिसको बोलते हैं मॉडल्स ऑफ मैन। तो इसके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं मैन के, जो कि एडवर्ड शीन द्वारा प्रोवाइडेड हैं। और हाउ डज देयर बिहेवियर इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। तो किस प्रकार जो ये डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मैन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा। मॉडल ऑफ मैन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। जो पर्सनालिटीज़ के ऊपर भी कई सारी थ्योरीज दे रखी हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है और फैक्टर्स बताने हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू बेसिकली एक्सप्लेन हियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाउ एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इमोशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक है, पढ़ लीजिएगा, चांसेस कम है लेकिन ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए आजकल स्ट्रेस सबको है, तो पढ़िएगा अच्छे से, मैनेज करने की कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि एक आप वर्किंग इंडिविजुअल हैं तो किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में या एज अ मैनेजर या सुपरवाइजर काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो किस तरीके से स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशंस के फैक्टर होते हैं जो कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, एग्जांपल्स के थ्रू बताइए। और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स डील कर सकती हैं उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और अलग अलग टाइप के इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या हैं जो कि स्ट्रेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा इसको। यूनिट नंबर 10, मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मैस्लो नीड हायरार्की एंड हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैस्लो नीड थ्योरी एंड हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर्स थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद आती है ERG थ्योरी एंड मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एंड आपको बताना है कि किस तरीके से वर्क मोटिवेशन के लिए इन थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोटिवेशन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। अब आपको बतानी है मैनेजरियल अप्रोचेस क्या क्या होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप किसी कॉरपोरेट में जाते हैं एज अ मैनेजर, तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू डील विद employees and you have to motivate them so that they can work actually to perform their best for the organization. Next, unit number 11, job design and job satisfaction. Okay, now question आता है, do you think that job satisfaction is a psychological aspect of human being? Discuss and explain the determinants of job satisfaction. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा important point आता है कि कौन कौन से determinants होते हैं job satisfaction के। और क्वेश्चन आपसे जो स्टार्टिंग में पूछा है, क्या जॉब सेटिस्फैक्शन ह्यूमन बीइंग के एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, तो आंसर इज यस, ऑफ कोर्स। एज अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर प्लानिंग टू रीडिज़ाइन द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ जॉब रीडिज़ाइन विच यू विल अडॉप्ट फॉर द पर्पस। ठीक है, तो जॉब रीडिज़ाइन के बारे में आपको बात करना है। ठीक है, तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं।
यूनिट नंबर 12 ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स प्रेवलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के कौन से वर्क ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में बताना है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस ग्रुप फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं तो बताइएगा। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्योंकि दो तरह के वर्क ग्रुप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल वर्क ग्रुप और दूसरा होता है इनफॉर्मल वर्क ग्रुप। तो आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस बिटवीन फॉर्मल वर्क ग्रुप एंड इनफॉर्मल वर्क ग्रुप एंड एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स व्हिच गवर्न ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा क्वेश्चन। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। Now, unit number 14 conflict management. Describe various levels of conflict in an organization and analyze the impact of conflict with suitable example. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बात करनी है कितने levels होते हैं conflict के organization में और क्या impact होता है उन levels of conflict का organization पर example के थ्रू आपको बताना है। ठीक है, important. Now discuss the process of conflict in an organization कि एक organization में कॉन्फ्लिक्ट कैसे अकर होता है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और किस तरीके से उन कॉन्फ्लिक्ट को डील किया जा सकता है, उनके रेजोल्यूशन क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ यूनिट नंबर 16 पावर एंड पॉलिटिक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सूटेबल एग्जांपल। तो किस किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पावर ऑब्टेन कर सकते हैं और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं पावर के ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पावर के बीच डिफरेंस। यूनिट नंबर 17 ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हाउ कैन यू क्रिएट फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है ये कि आपको बतानी है कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की और किस तरीके से आप फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्रिएट कर सकते हो। Next, describe the factors influencing organizational culture. How can you develop an ideal organizational culture in an organization? Discuss with example. ये most important में लिख लीजिएगा। Next, unit number 18 organization change. So examine different sources of resistance to change. How can you overcome these resistance to change? Most important है paper के point of view से. Do you think that changes are pervasive in an organization? Discuss and explain the process of change in the organization. तो change हर किसी के लिए ज़रूरी है, मैं हूँ, आप हैं, organization है, तो आपको बताना है कि किस तरीके से changes को implement किया जाता है organization में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Now, unit number 19 organization development. So what are the objectives and underlying values of organizational development? Explain the organizational development process in the organization. तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स होते हैं, तो वो आपको बताने हैं और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू चेंज द सिस्टम्स एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक क्वेश्चन है, अगर पहला आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड आई एम श्योर कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो आप बस अपने स्टडीज़ पे लग जाइए, बाकी जो भी क्वेरीज़ हैं कमेंट के थ्रू पूछिए और जितना हो सकेगा मैक्सिमम आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो take care, thank you for watching, stay safe, stay healthy and perform best in your exams. Okay, bye.